चलिए एक्सरसाइज 1 देखते हैं। हमारे यहाँ पर जो हमने 3 लेक्चर्स देखे हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स के, इसमें से कुछ चीज़ों को हमें रट्टा मारकर या फिर प्रैक्टिस से याद रखना पड़ेगा और बाकी सारी चीज़ें कंसेप्चुअल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कौन रिपेल करता है? डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर सारे के सारे सब्सटेंस जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, स्टील हो गया, हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये ऑब्वियसली क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे या अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाएंगे। तो देयरफॉर बचता क्या है हमारे पास? कॉपर। ठीक है। तो कॉपर के साथ वाटर था, है ना, बिस्मथ था, है ना। तो ये सारे चीज़ें थोड़ी सी याद रखने वाली है जो धीरे धीरे आपको याद रहेंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे इफ डायमैग्नेटिक मटेरियल अगर आपके पास है, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप रख देते हो, कोई भी मटेरियल है उसको आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो, नॉर्थ साउथ, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप रख देते हो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब कितना ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा। फ्लक्स की डेंसिटी मतलब ही मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। तो क्या हो जाएगा एज कंपेयर टू, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कम होता है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने देखा था। तो आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें जो याद है उसको ये करना होगा, देयरफॉर आंसर विल बी स्लाइटली लेस। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी होती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो कम होती है एज कंपेयर टू आउटसाइड, क्योंकि वो रिपेल कर रहा है, अंदर आने ही नहीं दे रहा है, तो बाहर से निकल जाती है। आपने मैग्नेटिक मटेरियल्स को देखा होगा कि वो रिपेल कर रहा है, मैग्नेटिक लाइंस को जाने ही नहीं दे रहा है उसके अंदर से, तो उसके डाइपोल अलाइन हो गए अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हमको जो भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो बाहर ज़्यादा मिलेगी, उसकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी एज कंपेयर टू इनसाइड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि टू प्रोटेक्ट अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक जर्क इट शुड बी प्लेस्ड इन एन कंटेनर मेड ऑफ। अब ये मैग्नेटिक शील्डिंग का कंसेप्ट है। मैग्नेटिक शील्डिंग का मैग्नेटिक शील्ड का मतलब क्या होता है? जो प्रोटेक्ट करे। हम लोग देखते हैं ना कैप्टन अमेरिका, ये वो शील्ड। तो यहाँ पर अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल है तो उसके बाहर कुछ ऐसा बॉक्स बना देंगे, कवर बना देंगे हम, ताकि मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जाए ना। तो क्या करेंगे हम लोग? बाहर में ऐसा मटेरियल लगा देंगे जो मैग्नेटिक फील्ड को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर जाए। तो बाहर से अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड आती है हमारे पास, बाहर से अगर मैग्नेटिक फील्ड आती है तो इसी सब्सटेंस में एब्जॉर्ब हो जाएगी, है ना। तो ये वाला बच जाएगा, ये सब्सटेंस बच जाएगा। ठीक है, अंदरूनी। तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है हमारे लिए कि जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को भी अट्रैक्ट कर जाए, अपने पास बुला ले, है ना। तो वैसे सब्सटेंस होते हैं, जैसे नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस चलेगा क्या? नहीं चलेगा। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस तो खुद रिपेल करते हैं, ये भी नहीं। फिर कौन सा शील्ड टू प्रोटेक्ट द सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, जिसको मैग्नेटिक फील्ड बहुत अफेक्ट कर जाती है। ठीक है, ये कोई ऐसा इंडिकेटर होगा जिसको मैग्नेटिक फील्ड से दूर रखना है हमको, तो हमें वहाँ पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज वो मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ खींच लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपको कंसेप्ट अगर पता है तो इजीली आप कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सब्सटेंस इन विच द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सिंगल एटम इज नॉट जीरो आर नोन एज। तो जहां पर मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो होता है तो वो कौन से सब्सटेंस होते हैं? जैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी होते हैं, क्योंकि इवन या ऑड नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसके अंदर मोस्टली, तो पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक बोथ। ठीक है। लेकिन सिंगल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम एक जगह पे
अलाइन है, तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि दोनों पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक दोनों आंसर होने चाहिए इसके लिए, कि इसमें मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सिंगल एटम नॉन ज़ीरो होता है। ठीक, तो ये बात आपको पता है। देन susceptibility of magnetic material is found to depend on temperature and the strength of the magnetic field the material is. Susceptibility, sorry, susceptibility of material substance is found to depend on temperature and strength of the magnetizing field. तो external magnetizing field के ऊपर डिपेंड करता है उसकी susceptibility, और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा कौन सा मटेरियल है? ठीक है, तो एक ही मटेरियल है ऐसा जिसकी ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, जिसमें हमने क्यूरी टेम्परेचर ये वो सब देखा था। तो ये है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। एक पॉइंट के बाद वो पैरामैग्नेटिक बिहेव करेगा टेम्परेचर के बाद, है ना। तो उसकी ससेप्टिबिलिटी मतलब कितना मैग्नेटिक फील्ड को वो पेनिट्रेट करने देगा, है ना, काई का जो वैल्यू है उसका, वो पैरामैग्नेटिक रेंज में आ जाता है। तो वो एक सब्सटेंस है, दैट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है। देन अनदर थिंग इज प्रॉपर्टी possessed बाय ओनली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसमें से कौन सी है? तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है, बताइए। अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक सब्सटेंस, यार वो तो पैरामैग्नेट भी करता है ना, हिस्टेरेसिस, है ना। देन ससेप्टिबिलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड तो करता है। देन डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ये तो सारे मैग्नेट में होती है। तो हिस्टेरेसिस जो चीज़ है हमको पता है, हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में ही, कि दैट इज ओनली पजेस्ड बाय फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के पास ही हिस्टेरेसिस होता है। ठीक है, चलो। When a diamagnetic substance is inserted in a current carrying coil, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, द मैग्नेटिक फील्ड इज, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा तो डिक्रीज ही हो जाएगी। ये तो हमने अभी डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 8, द हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। हार्ड मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा लूप, जैसे हिस्टेरेसिस लूप में हमने देखा था, हिस्टेरेसिस लूप में हमने देखा था कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो जल्दी डीमैग्नेटाइज नहीं होता है, तो ये पॉइंट रिटेंटिविटी का है। यहाँ पर आएंगे तो कोर्सिविटी मिल रहा है हमें, है ना। यहाँ जा रहे हैं, फिर रिटेन कर रहे हैं, फिर ज़ीरो हो रहा है, डीमैग्नेटाइज हो रहा है, और फिर यहाँ पे आ रहा है। तो जितना ज़्यादा रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी, ये एच हो गया और ये आई हो गया, तो इसका रेशो जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उतना ज़्यादा मतलब जितना ज़्यादा एरिया, है ना, उतना ज़्यादा हार्ड होगा। सॉफ्ट आयरन के लिए कम हो रहा था, नैरो हो रहा था, तो इसमें आंसर क्या होगा? ब्रॉड हिस्टेरेसिस लूप। ब्रॉड ही चाहिए ना हिस्टेरेसिस लूप, तभी जाके उसको हम हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, तो छोटा सा लूप आएगा यहाँ पे, फिर और जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब रिटेन कम करेगा और फिर जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो वैसे मटेरियल सॉफ्ट कहलाते हैं। अपने पास हार्ड है तो हमारे पास ब्रॉड हिस्टेरेसिस लूप होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को थ्योरी आपने अच्छे से समझा है, तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा सा रटने वाली भी चीज़ है, एक दो चीज़ें, जो मटेरियल कौन सा डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रैक्टिस से आ जाएंगे। द मैग्नेटिक मोमेंट, क्वेश्चन नंबर 9, ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज। पैरामैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? नेट मैग्नेटिक मोमेंट तो सबका जीरो होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कांस्टेंट एंड लो, नन ऑफ द अबव। लेकिन अपने पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट अगर पूछा होता है, इन्फिनिटी तो नहीं होता, नेट मैग्नेटिक मोमेंट तो जीरो होता है सबका, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि अगर
इंडिविजुअल आइटम का भी मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, लेकिन सबका अलाइनमेंट अलग अलग होता है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट तो जीरो ही हो जाता है फॉर अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। ये कांस्टेंट बट लो, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको कि होता है मैग्नेटिक मोमेंट, पर वो स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑड होने की वजह से थोड़ा मैग्नेटिक मोमेंट हमको मिलता है, ठीक है। देन कॉज ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, द कॉज ऑफ पैरामैग्नेटिज्म इज, क्या है कॉज पैरामैग्नेटिज्म का? कि इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, लेकिन वहां पे स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। क्या होता है? स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस, एक्सेस मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड होना चाहिए था यहाँ पे एक्चुअल में बोला जाता, पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं। फिर ऑर्बिटल मोशन की वजह से पैरामैग्नेटिज्म नहीं मिल रहा हमको, मोस्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है वो स्पिन मोशन ऑफ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से थोड़ा मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है। ये थोड़ा सा आप थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, तो आप लोगों को मजा आएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। द कॉजेज ऑफ मैग्नेटिज्म इज डायमैग्नेटिज्म का क्या? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ ये वन ऑफ द रीजन है, लेकिन जो उनका ऑर्बिटल मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है हमें, ठीक है, वो कैंसल आउट कर देते हैं। तो डायमैग्नेटिज्म का रीजन क्या हुआ कि वो ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, उनके वजह से एक नीचे मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, एक ऊपर आएगा, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो डायमैग्नेटिज्म के लिए पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये आप रीजन लिख सकते हैं, लेकिन जो आंसर होगा उसका मैग्नेटिक, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो है, किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। किस में आता है डायमैग्नेटिक? जैसे हीलियम को हमने किया था डायमैग्नेटिक मटेरियल, फिर कॉपर और इसके लिए था, तो पेयर्ड मैग्नेट, पेयर इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए था इसका आंसर। पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शोज कॉज, लेकिन कॉज पूछा है, ठीक है, कौन सा होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो ये देखना पड़ेगा। कंफ्यूजन थोड़ा सा इसमें क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है कि द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल का? देखा है हमने अभी, अरे डायमैग्नेटिक मटेरियल का जीरो ही होता है, ऑप्शन दिया हुआ है जीरो, तो चलते हैं जीरो के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल? अब डायमैग्नेटिक मटेरियल का रिलेटिव परमेबिलिटी लेस देन वन होता है, देखो ना, म्यू इज इक्वल टू म्यू आर इज इक्वल टू वन प्लस काय, तो काय की वैल्यू तो निगेटिव होती है हमेशा, तो वन माइनस निगेटिव वैल्यू तो लेस देन वन ही आएगी हमेशा, तो ये तो सही है। काय इज निगेटिव एंड लो, 10⁻⁻³ माइनस ऑफ 10⁻³ टू 10⁻⁹ तक वैल्यू जाती है इसकी, इतनी कम वैल्यू होती है, तो निगेटिव एंड लो तो वैल्यू है ही उसकी। नॉट डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, हाँ काय डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर नहीं है, एंड देयरफॉर ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर क्या होगा इस केस में? ऑल ऑफ द अबव। तो काय ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल -10⁻³ टू 10⁻⁹ माइनस में, इस रेंज में होता है, तो बहुत लो वैल्यूज होती है इसकी। देन देखो सॉफ्ट आयरन के लिए पूछा है BH लूप, मतलब ये जो हिस्टेरेसिस लूप है, सॉरी हिस्टेरेसिस लूप है, ये I और ये H, ठीक है।
तो ये सबसे कम होता है फॉर सॉफ्ट आयरन, ठीक है, क्योंकि जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, तो यहाँ पर कम वैल्यू आएगी। फॉर स्टील, सॉफ्ट आयरन एज कंपेयर टू स्टील, स्टील तो अच्छा मतलब परमानेंट मैग्नेट बन सकता है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, अलॉय ऑफ आयरन है स्टील। सॉफ्ट आयरन जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाता है, तो लेस ही होगा इसका आंसर, ठीक है। देन वी हैव, यहाँ पर हमको बोला गया है कि द लिक्विड इन द वॉच ग्लास फॉलोइंग फिगर। तो देखो, अगर किसी ट्यूब में, यूट्यूब में आप मटेरियल रखते हो और उसको मैग्नेटिक फील्ड देते हो, जैसे यहाँ नॉर्थ पोल दिया और यहाँ पे साउथ पोल दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर वो अट्रैक्ट कर रहा है, आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो जो भी लिक्विड होगा इसके अंदर, जो फ्लूइड होगा, लेट अस सपोज कि इसमें ऐसा ग्रीन कलर का फ्लूइड है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ऐसा कॉन्वेक्स मिनिस्कस मिल जाएगा आपको, इस तरह से खींचने की कोशिश करेगा ना यहाँ पे। तो ऐसा जो मटेरियल है, जो मैग्नेटिक फील्ड उसको खींच रही है ना, वो तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने के बाद होगा। तो ऐसा जो खींचता है, हम लोगों ने देखा है कि लिक्विड मोस्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हम लोग को देखने को मिलता है। अगर ये ऐसा लिक्विड अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, टूवर्ड्स, तो ये कौन से होंगे, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल होंगे, सीधी सी बात, क्योंकि इट गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और वही अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे तो वो डिप्रेशन शो करेगा, मतलब इस तरह से चला जाएगा वो लिक्विड। सॉरी, अगर ये मैं ब्लैक से शो करूँ, तो ये लिक्विड ऐसा डिप्रेशन बना लेगा, मतलब नीचे चला जाएगा इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये नॉर्थ है या साउथ है। तो डायमैग्नेटिक अगर है तो डिप्रेशन, मतलब इट विल मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा बोलते हैं। हमने वो सिर्फ स्टेटमेंट देखा था अपने वीडियोस में, पर यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर उसको बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, किसी एक यू शेप ट्यूब में, किसी भी मटेरियल को जो कि लिक्विड फॉर्म में, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक की तरफ अट्रैक्ट होगा और वो होगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इसका एग्जैक्टली अपोजिट कौन करते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो इसमें वो खींचा चला जा रहा है, खींचा जा रहा है उसका, तो ऊपर की तरफ खींच रहा है, ऐसा चोंच बन रहा है, तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल ही होगा। तो अगर आपको डायग्राम दिखाऊं मैं, अपने पास अगर डायग्राम होगी, रुको एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ। सो वी हैव द डायग्राम फॉर डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सो इसमें क्या बोल रहे हैं हम लोग कि दे विल मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, दे विल मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक, तो ये रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो ये डिप्रेशन आ जाएगा यहाँ पे, ये याद रखना, नीचे चला जाएगा। तो एक याद रहा तो दूसरा याद आ जाता है। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट करेगा तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। मेनिस्कस मिल जाएगा, जो कि ऊपर की तरफ, मेनिस्कस बोलूँ कि इसको बोलूँ कि अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस तरह का शेप आ जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इसके तरफ जाएगा, लेकिन वो लिक्विड में नहीं हम लोग देख रहे हैं, है ना। स्लाइटली राइज, यहाँ पे डिप्रेस्ड, और यहाँ पर तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से ऊपर चला जाएगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फिर दूसरा इसमें हम लोग देखते हैं कि एक फ्रीली सस्पेंडेड अगर मैग्नेट, किसी एक्सटर्नल मटेरियल अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे, व्हेन अ रॉड ऑफ मटेरियल सस्पेंडेड बिटवीन द मैग्नेटिक पोल्स, तो क्या हो जाएगा, अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल रखेंगे तो इतना अपोज करेगा, इतना अपोज करेगा मैग्नेटिक फील्ड में। पहले तो हमने अलाइन रखा इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है, तो इतना अपोज करेगा, इतना अपोज करेगा, इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, कि टॉर्क बैठेगा उसको और 90 डिग्री पे हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा टू द मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक मटेरियल में होता है, क्योंकि इसका इनसाइड का मैग्नेटिक फील्ड इज अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो टॉर्क की वजह से ऐसा होगा। यहाँ पे तो अलाइन ही रहेगा, क्योंकि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
हम लोगों को अलाइन करना है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में आनी चाहिए। देन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक मोमेंट बहुत कम होता है और अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है। यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट लो होता है पर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये हमको पता है। यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट बहुत हाई होता है क्योंकि डोमेन्स फॉर्मेशन पहले से हुए रहते हैं उसमें, है ना, और फिर वो डोमेन बढ़ते जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर कौन से सब्सटेंस है जिसमें सॉलिड लिक्विड गैस भी है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, फिर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, आपको सॉलिड लिक्विड गैस तीनों मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ है कि कौन सा मटेरियल क्या कर रहा है। अगर क्वेश्चन आया तो यूजुअली आपको थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़? प्लीज़ इसको फॉलो करो। देन क्वेश्चन नंबर 16 सेज पावरफुल परमानेंट मैग्नेट इज मेड अप ऑफ, जैसे कोबाल्ट एक फेरोमैग्नेट है, टीन, कोल, एल्यूमिनियम कौन सा है देखना पड़ेगा। यहाँ पर डायग्राम में देखो थोड़ा, तो अपने पास आयरन, निकेल, कोबाल्ट के अलॉयज है, अल्निको वगैरह, है ना। फिर कौन सा परमानेंट मैग्नेट है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही परमानेंट मैग्नेट्स बनते हैं। तो यहाँ पे कोबाल्ट स्टील का जो अलॉय है ये आपको एज पर एग्जाम्पल आपको दिख रहा है। ठीक है, तो मुझे अभी पता है इसलिए मुझे सॉल्व करने में या फिर गेस करने में थोड़ा सा आसानी जाएगा। आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल? दिस बिकम्स डायमैग्नेटिक एट क्यूरिस टेम्परेचर। डायमैग्नेटिक बनता है क्या वो? फेरोमैग्नेटिक टेम्परेचर बढ़ने के बाद उसका ससेप्टिबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाता है और वो पैरामैग्नेटिक रेंज में आ जाता है। ये हमने देखा था, ऐसा ग्राफ था उसका कि सडनली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एट क्यूरिस टेम्परेचर पैरामैग्नेटिक बनता है। तो एट दिस टेम्परेचर, दैट इज क्यूरिस टेम्परेचर, a ferromagnetic material becomes paramagnetic material, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, देयर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बिकम्स जीरो। ससेप्टिबिलिटी जीरो नहीं बनती है एट क्यूरिस टेम्परेचर। जीरो बन गई तो फिर वो, है ना, मैग्नेट बन ही नहीं सकेगा ना, कि मतलब उसको मैग्नेट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अभी कुछ कर ही नहीं पाएगी उसके अंदर में। तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि बिकम अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल एट क्यूरिस टेम्परेचर। ठीक है, तो क्यूरिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक बन जाएगा, ये बात हमको पता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू करते हैं। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर कंडक्टर इज, कंडक्टर के लिए हमने बहुत डिस्कशन किया था, डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ससेप्टिबिलिटी क्या होती है उसकी? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगी? -1। वो बहुत पूरा रिपेल कर देगा और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो खुद पहले से ही इतना तगड़ा है। तो इसका हमने एक डिस्कशन किया था ऑलरेडी, तो ये अभी तक याद हो जाना चाहिए कि सुपर कंडक्टर का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ना, वो एकदम स्ट्रॉन्ग डायमैग्नेटिक मटेरियल है। क्वेश्चन नंबर 19, अ मटेरियल रॉड when placed in strong magnetic field align itself at right angle to the magnetic field. The nature of material is, a material rod when placed in a strong magnetic field, align itself at right angle to the magnetic field. The nature, अभी हमने देखा कि strong magnetic field में ऐसा अलाइन करो उसको तो 90 डिग्री पे बन जाता है। तो कौन सा मटेरियल होता है? पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक तो अलॉन्ग ही रहते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर इज 1, दैट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ एयर इज, थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है रिलेटिव परमेबिलिटी।
म्यू एयर भी मैग्नेटाइज कर सकते हैं हम लोग, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काय, तो इसका वैल्यू होता है कुछ ना कुछ 0.4, ठीक है ऐसा। तो रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ एयर कितना आ जाएगा 1.4, थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ है, ठीक। देन वी हैव दिस ग्राफ क्वेश्चन नंबर 21 विच सेज कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के वजह से कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ। तो पैरामैग्नेटिक्स मटेरियल में, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल लो होता है उनका मैग्नेटिक, वो अपोज नहीं करते डोमेन उनके, मैग्नेटिक मोमेंट उनका अलाइन हो जाता है ना। तो लीनियर रिलेशनशिप में हमको मिलता है, ये हमने निकाला था। अब मुझे बताओ ये वाला जो रिलेशनशिप है, ये वाला पहले से मैग्नेटाइजेशन रहता है जिसमें, ये तो पॉसिबल नहीं है अभी पैरामैग्नेटिक में। दूसरा बोल रहा है कि पहले से ही मैग्नेटाइजेशन है जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, फिर भी अंदर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, ऐसा हो सकता है क्या? तो ऐसा भी नहीं है। फिर ये भी वही बोल रहा है कि मैग्नेटाइजेशन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो के आसपास है, फिर भी बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन, तो ये भी नहीं है। तो बचा क्या? तो हमें पता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, जितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उतने डोमेन अलाइन होते जाएंगे, और वो जो डोमेन अलाइन होंगे वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 7, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज इन निगेटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अपने लिए। तो रिलेटिव परमेबिलिटी हमारे लिए क्या होता है, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काय, ठीक है। तो ये वैल्यू निगेटिव है, तो किस चीज़ के लिए, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अगर निगेटिव है हमारे लिए, तो 0 पॉइंट क्या लिखते थे हम लोग, 10⁻³ से लेके 10⁻⁻⁹ इस रेंज में होता है, तो अपने ही रेंज में है। तो ये कौन सा मटेरियल होगा, डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको याद है चीज़ें तो जल्दी जल्दी कर पाओगे, ठीक। देन करेक्ट मेजर ऑफ मैग्नेटिक हार्डनेस ऑफ अ मटेरियल। मैग्नेटिक हार्डनेस मतलब क्या, कि आपने उसको मैग्नेटाइज कर दिया, फिर उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर निकाल दिया तो फिर भी वो बची हुई मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, तो रेमिनेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर। और फिर उसको आप अपोजिट डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड लगा दोगे तो वो, मतलब आपने कोएर्सिव एक्शन लिया तो ये कोएर्सिविटी आएगा यहाँ पे, ठीक है। देन उसको अपोजिट डायरेक्शन में फिर मैग्नेटाइज हो जाएगा, फिर आपने मैग्नेटिक फील्ड हटा दी तो फिर से वो रेमिनेंट मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, फिर आपने अपोजिट लगा दी तो जीरो हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, फिर से वही साइकिल। तो आपके पास मैग्नेटिक इंटेंसिटी और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H, ये दोनों की वैल्यूज है। इससे आपको ये पता चलता है कि ये वाला जो है ये कोएर्सिविटी है, ये है आपका क्या, रेमिनेंट मैग्नेटिज्म, ठीक है, I की वैल्यू और ये H की वैल्यू। तो हमें वो हार्ड है कैसे, कोएर्सिव एक्शन लेने के बाद ही पता चलता है कि अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको डालने के बाद वो कितने टाइम बाद या कितने जल्दी वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। यहाँ पर वो डीमैग्नेटाइज होगा ना, कि यहाँ पर उसकी इंटरनल जो मैग्नेटाइजेशन है जीरो हो गई इस पॉइंट पे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर मैग्नेटाइजेशन यहाँ पे जीरो हो गया, मतलब वो डीमैग्नेटाइज हो गया। तो हमें कोएर्सिविटी ही बताती है कि वो कितना हार्ड है, टफ है, कितना उसको अपोजिशन कितना झेल पाता है, ठीक है। तो रेमिनेंट मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड से हटा दो वो कितना मैग्नेट बचता है, इससे भी पता चलता है। हिस्टेरेसिस लॉस तो हमने देखा था कि कितना उसको एरिया, है ना, कितना ज़्यादा तकलीफ हुआ, जितना बड़ा एरिया उतना ज़्यादा लॉस, तो अलग पैरामीटर है वो। क्यूरिस टेम्परेचर भी बोला गया है यहाँ पे। क्यूरिस टेम्परेचर तो फेरोमैग्नेटिक को पैरामैग्नेटिक बनाएगा कितने टेम्परेचर पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 सेज
इफ द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल इज 0.0999, 1 नहीं है, तो हमें पता है रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, 1 प्लस काय। तो ये वैल्यू ससेप्टिबिलिटी की निगेटिव रही होगी, तो निगेटिव वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी मतलब वो कौन सा मटेरियल है, डायमैग्नेटिक मटेरियल है। समझ में आएगा, एक से छोटा है तो अपन ने कर दिया उसका काम, दैट इज डायमैग्नेटिक मटेरियल। बहुत थोड़ा सा बड़ा हुआ है, 1 से थोड़ा सा ज्यादा हुआ है तो उसको पैरामैग्नेटिक बोल देते हैं, और बहुत ज्यादा बड़ा है तो उसको फेरोमैग्नेटिक बोल देते हैं। ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी ऐसे भी शो की जा सकती है, तो हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, बाकी कुछ नहीं किया। तो हमारे लिए क्या आंसर होगा उसका, 24 का, डायमैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि 1 से कम आ गई वैल्यू, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी अब निगेटिव में होगी मतलब। क्वेश्चन नंबर 25, स्टील इज नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट बिकॉज स्टील इज नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट बिकॉज स्टील इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो अट्रैक्ट नहीं करेगा क्या, फेरोमैग्नेटिक है तो अट्रैक्ट करेगा ना, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट करता है, क्योंकि अभी स्टील अलॉय है। तो अनमैग्नेटाइज में ना नॉन मैग्नेटिक मटेरियल भी बोल सकते हैं उसको, क्योंकि अभी उसको अलाइन नहीं किया होगा। ये क्या सवाल है, सवाल क्या है ये, कोई भी अनमैग्नेटाइज या नॉन मैग्नेटाइज या डायमैग्नेटिक तो नहीं है, फेरोमैग्नेटिक है, पर वो नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट बोल रहा है, इसका मतलब वो अभी मैग्नेटाइज नहीं हुआ है, तो नॉन मैग्नेटिक के साथ जाऊंगा। अनमैग्नेटाइज मतलब जो मैग्नेटाइज करके अनमैग्नेटाइज किया तो भी उसको मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उसमें। तो इसका आंसर देख लेना आप लोग, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 25 में थोड़ा सा देख लेना आप लोग, ठीक है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 सेज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनहेरेंट इन ऑल मटेरियल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनहेरेंट इन ऑल मटेरियल इज, इनहेरेंट इन ऑल मटेरियल इज, तो हर मटेरियल मैग्नेटिक मोमेंट उसका जीरो होता है इनिशियली। तो सारे मटेरियल को हम बोल रहे थे हम लोग कि जैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल के पास मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है नेचुरली, एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है बेचारे का, लेकिन बाकी सबके पास मैग्नेटिक मोमेंट होने के बावजूद भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है। तो सारे सब्सटेंस नेचुरल स्टेट में हमने बोला था कि डायमैग्नेटिक ही बिहेव करते हैं, जब तक उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ना रखा जाए। तो नेचुरली तो वो डायमैग्नेटिक मतलब कोई मैग्नेटिक मोमेंट उनका नहीं दिखता है। क्वेश्चन नंबर 27, कॉज ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, कॉज ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, कॉज ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, क्या है फेरोमैग्नेटिज्म का कॉज, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो है, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक लेके गया। इसमें डोमेन अलाइनमेंट होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पकड़ लो, है ना। तो ऐसे कुछ पर यूनिट वॉल्यूम कुछ ऐसे रीजन्स बन जाएंगे जहां पर आपको मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। तो आपके पास आंसर क्या बचा, आपके पास आंसर बचा परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट, डाइपोल मोमेंट जिसमें होता है, उसकी वजह से फेरोमैग्नेटिज्म हमको मिलता है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिज्म इसका ये भी रीजन है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड भी हटा देंगे फिर भी डाइपोल मोमेंट अलाइन रहेगा पहले की तरह ही। ठीक है, तो पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, तो परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपको मिलता है, जो बाकी सब्सटेंस में आपको नहीं मिलता। देन क्वेश्चन अबाउट क्वेश्चन नंबर 26, कोएर्सिविटी ऑफ अ बार मैग्नेट इज 100। तो कोएर्सिविटी, कोएर्सिविटी मतलब क्या होता है, आई और एच का कर्व या बी और एच का कर्व इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, और ये तो यहाँ पर जो आपको मिलता है ये एच का वैल्यू, दैट इज कोएर्सिव। तो कोएर्सिव मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हम लिख सकते हैं ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसे सोलेनॉइड में रखा आपने, किसी रॉड को आपने सोलेनॉइड में रखा, तो सोलेनॉइड के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं,
यहाँ से और यहाँ से बाहर से, तो किस तरह से वाइंड किया हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H इज इक्वल टू N इंटू आई, वेर N इज टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, टर्न्स पर यूनिट लेंथ किया हमने। टर्न्स पर यूनिट लेंथ करने के बाद हमारे पास बोला गया है कि H इज इक्वल टू N इंटू आई, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा उसका इतना ही हमको मिलेगा। तो करंट इज इक्वल टू H अपॉन N। N की वैल्यू ऑलरेडी निकाल लेते हैं, सिंस N इज टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स 50 है। कितना लेंथ है, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया, 1 मीटर। सही है ना, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। तो टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना आया, 50 आया। तो अपने पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है 100 एम्पियर पर मीटर अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो गया, 50। तो ये आ जाएगा 2 एम्पियर करंट। करंट कितना आएगा हमारा, 2 एम्पियर। ठीक है, तो ये था अपना 26 का आंसर। को ऑप्शन 2 आएगा फिर उसका आंसर, जिसको हम लोग अभी निकाल चुके हैं। तो ऐसे सारे सवाल आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज हमने 28 सवाल किए। तो ये थियोरेटिकल था, इसलिए हमने आज थोड़ा सा पीडीएफ में देख लिया, लेकिन जब न्यूमेरिकल करेंगे प्रॉपर तो हम बोर्ड पे करेंगे, पेन और पेपर लेके। ठीक है, पेन लेके मतलब मार्कर लेके। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर। आप लोग तब तक पढ़ते रहो, अच्छा टॉपिक है ये। चलिए, थैंक यू।